नमस्कार साथियों, एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की कमीशन सीरीज में आज हम अगला कमीशन पढ़ने वाले हैं। अब तक इस कमीशन सीरीज में हमने 5 कमीशन पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़ लिए? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पढ़ लिया हमने, इसके बाद हमने राष्ट्रीय महिला आयोग पढ़ा, फिर केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल और लास्ट में हमने सीवीसी पढ़ा था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग। आज जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? संघ लोक सेवा आयोग। वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, यदि किसी भी आयोग की कोई बात आपके समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में वो दोबारा पूछ सकते हैं, हम उस आयोग पर दोबारा डिस्कशन कर लेंगे। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने साथियों को भेजें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्लास का फायदा उठा सकें। अब बात करते हैं यूपीएससी की। शुरू करें तो 1947 से पहले जब हम आजाद नहीं हुए थे, अंग्रेजों के अधीन थे, तब लोक सेवा आयोग की क्या स्थिति थी उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे यहां 1855 में भारतीय लोक सेवा या भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन होता है। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन कब होता है? 1855 में होता है। यह आयोजन भारत में नहीं, लंदन में होता है। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन लंदन में होता है और यह योग्यता प्रणाली आधारित परीक्षा थी। योग्यता प्रणाली आधारित परीक्षा, योग्यता प्रणाली आधारित परीक्षा थी। अब ये योग्यता प्रणाली जो थी ना, ये 1854 में मैकाले की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित की गई थी। तो इसके बारे में जो रिपोर्ट देता है वो मैकाले देता है। मैकाले की रिपोर्ट आती है, मैकाले की रिपोर्ट आती है 1854 में। मैकाले की रिपोर्ट के आधार पर योग्यता प्रणाली आधारित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन शुरू होता है और पहली बार जो परीक्षा होती है वो 1855 में आयोजित की जाती है और ये आयोजन होता है लंदन में, क्योंकि उस समय हम ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करते थे। तो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन उस समय लंदन में किया गया, पहली बार 1855 में। यह बात हमें याद रखनी है, ठीक है। पहला बिंदु क्लियर हो गया। इसके बाद समय आगे बढ़ता है और समय बीतते बीतते 1919 आता है। 1919 में एक अधिनियम आता है जो कि हमारे सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में साफ साफ मेंशन किया हुआ है, भारत शासन अधिनियम 1919। कौन सा? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। उम्मीद करता हूं ये आपने सब इंस्पेक्टर के लिए पढ़ लिया होगा। हम इस पर रिवीजन क्लास जो बनाने वाले हैं उसमें इस पर डिस्कशन दोबारा करेंगे। इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। 1919 जो भारत शासन अधिनियम था उसमें पहली बार यह कहा जाता है कि अब सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन भारत में भी होगा। क्या? कि सिविल सेवाओं की जो परीक्षाएं हैं, सिविल सेवाओं की परीक्षाओं का आयोजन भारत में होगा, का आयोजन भारत में होगा। तो जब लोक सेवा आयोग हमारे सिलेबस में दिया हुआ है तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से अधिनियम के तहत ये कहा गया था कि सिविल सेवाओं की परीक्षाओं का आयोजन अब भारत में भी करवाया जाएगा। तो वो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1919 या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसके साथ ही पहली बार हमारे यहां जो आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज या भारतीय सिविल सेवा जो थी, उसका जो आयोजन हुआ
भारत में जो पहली बार परीक्षा आयोजित हुई वो हुई थी इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज कहते हैं। ठीक है, इलाहाबाद, प्रयागराज, यूपी। कब हुई ये? तो पहली बार भारत में, यहीं लिख देता हूं, पहली बार भारत में, पहली बार भारत में, भारत में आईसीएस की परीक्षा का आयोजन, आईसीएस की परीक्षा का आयोजन। ये छोटे छोटे बिंदु हैं लेकिन इनको हमें ध्यान रखना जरूरी है। कब हुई थी? तो 1922 में पहली बार हुई थी। 1922 में पहली बार सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन भारत में हुआ। कौन से अधिनियम के तहत यह बात कही गई थी? 1919 के अधिनियम के तहत कही गई थी। कहां पर हुआ? इलाहाबाद यूपी या प्रयागराज यूपी में हुआ था। ठीक है, यह बात हमें याद रखनी है। अब बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा आयोग भी उन्होंने गठित किया था लोक सेवा आयोग के लिए? तो हां, उन्होंने एक आयोग का गठन किया था। 1923 में उन्होंने ली आयोग का गठन किया था। ली आयोग का गठन 1923 में किया गया था, यह गठन ली आयोग का गठन। और ली आयोग का संबंध था संघ लोक सेवा आयोग से या सिविल सर्विसेज से, आईसीएस जिसे हम बोलेंगे, 1947 से पहले। उसके बाद ये आईएएस में कन्वर्ट हो गई कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, उस टाइम में इसे आईसीएस बोला जाता है, भारतीय सिविल सेवा। ली आयोग का गठन 1923 में होता है। अब इसके बाद बात करते हैं 1926 में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। कब? 1926 में। समय बीतकर 1926 आता है और पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना, पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना, लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाती है। उस समय जो ये लोक सेवा आयोग बनाया गया था, इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। एक अध्यक्ष था और 4 सदस्य थे, 4 सदस्य। ठीक है, अध्यक्ष जो बने थे उनका नाम था रोस बारकर, रोस बारकर। यह बिंदु हमें ध्यान रखना है। 1923 में ली आयोग का गठन। सबसे पहले 1854 में योग्यता प्रणाली आधारित मैकाले की रिपोर्ट, 1854 में। 1855 में पहली बार भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन लंदन में। 1919 में एक्ट में कहा कि भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन अब भारत में किया जाएगा। 1922 इलाहाबाद में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन। 1923 ली आयोग की स्थापना। 1926 लोक सेवा आयोग की, ली आयोग का गठन। 1926 लोक सेवा आयोग की स्थापना, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य। अध्यक्ष थे रोस बारकर। यह थी पूरी बात। अब आता है भारत शासन अधिनियम 1935। क्या आता है? भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है कि सेंटर पर या संघ के स्तर पर तो बनेगा संघीय लोक सेवा आयोग। सेंटर पर तो क्या बनेगा? संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग। और प्रांत स्तर पर स्थापना की जाएगी प्रांतीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग की। ये थी 1947 से पहले, जब हम आजाद नहीं हुए थे उससे पहले की बातें। अब समय आता है 1950 और हमारा संविधान लागू हो जाता है। 1950 में यूपीएससी को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। 1950 में यूपीएससी को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा। अब बात करते हैं संवैधानिक दर्जे की। अगर अब आपसे पूछा जाए कि यूपीएससी कौन सा आयोग है, संवैधानिक आयोग है, सांविधिक आयोग है या गैर संविधानेतर आयोग है, तो आपको बताना है कि यूपीएससी संवैधानिक आयोग है, क्योंकि इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। ठीक है, यह बात क्लियर हो जानी चाहिए। संवैधानिक दर्जे का मतलब है कि यूपीएससी का उल्लेख भारतीय संविधान में। अगर भारतीय संविधान में है तो कौन से भाग में? तो अगर हम भाग की बात करें, भाग 14,
भाग 14 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का उल्लेख है। और यदि हम अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद आएंगे अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। इसमें यूपीएससी का प्रावधान दिए गए हैं या यूपीएससी को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अब तक की जो कहानी थी वो हमने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं, एक बात और याद रखना, भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि यूपीएससी में एक अध्यक्ष और कुछ सदस्य होंगे, उसमें संख्या निर्धारित नहीं की गई है। यह बात भी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम बात शुरू करते हैं। एक मिनट। अनुच्छेद 315 क्या कहता है? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 की बात करते हैं। अनुच्छेद 315 कहता है संघ स्तर पर या केंद्र पर, केंद्र स्तर पर, केंद्र स्तर पर यूपीएससी का गठन किया जाएगा। इसे बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। अर्थात संघ स्तर पर तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन, सेवा आयोग, और राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर एसपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। अब इसको आप समझ सकते हैं, जैसे आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 315 में कहा गया है कि केंद्र स्तर पर तो यूपीएससी की स्थापना की जाएगी और राज्य स्तर पर एसपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा अनुच्छेद 315 ही कहता है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से अनुरोध करें, संसद से अनुरोध करें, अनुरोध करें कि उनके लिए एक ज्वाइंट कमीशन बनाया जाए, कि संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के अनुरोध करें कि संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए, जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसे मैं लिख देता हूं संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग। कब की जाएगी? यदि 2 या 2 से अधिक राज्य संसद से यह अनुरोध करें कि उनके लिए एक जेपीएससी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाए, तो स्थापना की जा सकती है। ठीक है, यह बात भी कही गई है। तो संसद की बात करेगी और उसको कानून बनाकर उनके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर देगी। किससे अनुरोध करेंगे? संसद से करेंगे, और संसद ही कानून बनाएगी, तभी यह गठन होगा। 315 क्लियर हो जाना चाहिए। आधार यही है, सेंटर लेवल पर यूपीएससी, स्टेट लेवल पर एसपीएससी, और 2 या 2 से अधिक राज्य यदि ये कहते हैं कि हमारे लिए एक ज्वाइंट कमीशन बनाओ, तो उनके लिए ज्वाइंट कमीशन की भी स्थापना की जा सकती है। संसद इसके लिए कानून बनाएगी और कानून बनाकर जेपीएसपी, जिसे हम ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बोलेंगे, उसकी स्थापना की जाएगी। अब आगे जहां भी मैं यूपीएससी लिखूंगा, उसे आपको समझना है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एसपीएससी लिखूंगा, उसे समझना है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और जेपीएसपी जहां भी लिखूंगा, उसे आप समझेंगे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। 315 क्लियर हो गया। अब आता है अनुच्छेद 316। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 316 में उल्लेख है नियुक्ति और पदावधि, नियुक्ति और पदावधि। नियुक्ति और पदावधि से क्या मतलब है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएसपी और यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? बात करते हैं यूपीएससी। यूपीएससी, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति।
अब ये हमें पता ही है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, तो मंत्रिपरिषद जिसको रिकमेंड करती है, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य के पदों पर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। तो हमें याद रखना है राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। फिर बात आता है कि एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर करेगा। कौन? राज्यपाल करेगा, राज्यपाल करता है। और जेपीएसपी की बात करें, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, यदि हम जेपीएसपी की बात करते हैं, जेपीएसपी में भी हमें याद रखना है कि जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। जो संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया गया है, और ये अंडरस्टूड होनी चाहिए कि जब दो राज्यों के संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा तो कौन से राज्य का गवर्नर इनकी नियुक्ति करेगा, इसलिए इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बात हमें याद रखनी है। अनुच्छेद 316 क्लियर हो गया। हमने देख लिया कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, एसपीएससी के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करेगा राज्यपाल, और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हमें अब पदावधि के बारे में बात करनी। पदावधि अर्थात कार्यकाल। कार्यकाल की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे हम यूपीएससी की। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। ये समझिए, 6 वर्ष का मतलब क्या होता है, या तो उसको पद पर रहते हुए 6 वर्ष का समय हो गया हो तो ये उसका कार्यकाल हो गया, और यदि उसकी आयु 65 वर्ष हो गई हो, जो भी इसमें से पहले होगा वही उसका कार्यकाल हो जाएगा। अर्थात 65 वर्ष के बाद वो पद पर नहीं रह सकता। 65 वर्ष से पहले यदि उसको 6 वर्ष पूरे हो गए हैं तो 6 वर्ष पूरे हट जाएगा। 6 वर्ष पूरे होते ही उसका कार्यकाल समाप्त माना जाएगा। बात करते हैं एसपीएससी की। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। ये चीजें आपने पढ़ रखी हैं, क्लियर होती हुई चल रही होंगी। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलें। आगे बात करें जेपीएसपी की। जेपीएसपी में बात करें तो जेपीएसपी का कार्यकाल भी इतना ही होता है, 2 वर्ष या 62, 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो, दो नहीं, 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो, ये इनका कार्यकाल है। नियुक्ति हमने देख ली, यूपीएससी राष्ट्रपति, स्टेट पीसीएस एसपीएसपी गवर्नर, और जेपीएसपी राष्ट्रपति। कार्यकाल 665, 662, 662। ये था हमारा अनुच्छेद 316। 2 अनुच्छेद हमने पढ़ लिए, 315 और 316, दोनों क्लियर हो गए होंगे आपको। अब बात करते हैं योग्यता की। योग्यता भी 316 में ही है, तो आपको योग्यता के बारे में बता देता हूं अभी, है ना। योग्यता क्या होती है इनकी, वो देखिए। योग्यता होती है आधे सदस्य, आधे सदस्य वे होंगे, आधे सदस्य वे होंगे जिनको प्रशासनिक सेवा का 10 वर्ष का अनुभव होगा। जिनको प्रशासनिक सेवा का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव, कम से कम 10 वर्ष का अनुभव। योग्यता क्या है, वैसे तो कोई खास योग्यता दी नहीं गई है, बस इतना बताया गया है कि आधे सदस्य उनको बनाया जाएगा जो राज्य या केंद्र के अधीन किसी प्रशासनिक सेवा में 10 वर्ष का अनुभव रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आधे सदस्य वो बन जाएंगे जिनको शिक्षा, कानून और समाज सेवा का अनुभव है। शिक्षा, कानून, समाज सेवा का अनुभव रखने वाले सदस्य आधे और बन जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी। योग्यता समझ में आ गई। आधे सदस्य, अपने लिए इंपॉर्टेंट जो योग्यता है वो ये वाली है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं कि आधे सदस्य वे होंगे जिनको प्रशासनिक सेवा का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होगा। उन्हें यूपीएससी, एसपीएससी और जेपीएससी में अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 317, 317 में
क्या बताया गया है? 317 में अध्यक्ष व सदस्यों को हटाना व निलंबन, हटाना व निलंबन। अब बात सुनिए, यहां जो बात है वो आपको समझनी है। पहले ये समझिए, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाएगा राष्ट्रपति। जेपीएसपी ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाएगा राष्ट्रपति। एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाएगा राष्ट्रपति। अब आपको यहां यह ध्यान रखना है, यहां पर गवर्नर नहीं है। अगर वो आपसे संघ राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पूछ ले कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को, 4 सेंटेंस देगा राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, और उसमें एक सेंटेंस ये लिख कर दे देगा कि स्टेट पीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों को संबंधित राज्य का राज्यपाल हटाता है, तो नहीं, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति ही हटाता है, चाहे यूपीएससी के अध्यक्ष सदस्य हो, चाहे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष सदस्य हो, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष और सदस्य हो, सभी को जो हटाने का प्रावधान किया गया है वो भारत का राष्ट्रपति हटाता है। ये बात देखनी। अब हमें देखना है आधार क्या क्या है। आधार मैंने बहुत बार आपको समझा भी दिए। पहले तो मैं आधारों की बात करता हूं, किन आधारों पर हटाया जाएगा आधार। ये हम पहले हटाने की बातें कर रहे हैं, ठीक है, फिर निलंबन की ओर करें। आधार क्या होगा? पहला वही है, दिवालिया हो जाए, दिवालिया हो जाए। दूसरा, पागल घोषित हो जाए, पागल घोषित या मानसिक विकर्जित घोषित कर दिया जाए। तीसरा, कार्य क्षेत्र से बाहर कोई लाभ का पद प्राप्त कर ले, लाभ का पद प्राप्त। चौथा, अपराध में दोष सिद्ध, अपराध में दोष सिद्ध हो जाए, दोष सिद्ध। और पांचवा है, शारीरिक और मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम, शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम, मानसिक रूप से अक्षम हो जाए कार्य करने में। ये 5 आधार मैंने आपको सभी आयोगों में बताए हैं। दिवालिया हो जाए, पागल हो जाए, कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कोई अन्य लाभ का पद ग्रहण कर ले, अपराध में दोषसिद्ध हो जाए, मतलब कोई अन्य लाभ का पद से मतलब कोई सेवा का दूसरी सेवा प्राप्त कर ले, अपराध में दोषसिद्ध हो जाए, शारीरिक व मानसिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो जाए। ये 5 आधारों के पर राष्ट्रपति डायरेक्ट देता है। इसके बाद एक चीज और है, और यदि आरोप लगता है कदाचार का, आरोप लगे कदाचार का, कदाचार का जब आरोप लगेगा तो इसकी जांच करता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश इसकी जांच करेगा, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जांच करेगा, जांच करेगा। यदि जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाते हैं, जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाते हैं, तब हटाएगा कौन? भारत का राष्ट्रपति हटाएगा, राष्ट्रपति हटाएगा। यदि किसी अध्यक्ष या सदस्य पर कदाचारों के आरोप लगते हैं, तो जब भी कदाचार के आरोप लगेंगे, उस कदाचार के आरोप की जांच सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश करेगा, ठीक है। अगर वो जांच में उन आरोपों को प्रमाणित करता है या सही पाता है, तब फिर राष्ट्रपति हटाएगा, ठीक है। अब आती है निलंबन की बातें। निलंबन कौन करेगा? निलंबन, निलंबन की बात करें तो यूपीएससी और जेपीएससी, यूपीएससी, यूपीएससी प्लस जेपीएससी, इनका निलंबन करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और यदि बात करें स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, तो इसका निलंबन करता है गवर्नर अर्थात राज्यपाल। तो राज्यपाल को निलंबन या सस्पेंड करने की पावर तो है, लेकिन उसको पद से हटाने की पावर नहीं है। यह बात हमें याद रखनी है, ठीक है। जांच के दौरान ही होगा सस्पेंड, तो आपको यह बात याद रखनी। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 318 की। 315, 16, 17
तीनों अनुच्छेद यदि समझ में आ गए हैं तो एक बार आप थंब इंप्रेशन भेजें कि हाँ आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ रही है। बात करते हैं अनुच्छेद 318 की। एक एक बिंदु को क्लियर करते हुए चलें। अनुच्छेद 318। अनुच्छेद 318 में उल्लेख है अध्यक्ष व सदस्यों के या आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों का। किसका उल्लेख है? सेवा शर्तों का उल्लेख। सेवा शर्तों का उल्लेख। अब देखो, 15 में हमने स्थापना देखी, 16 में नियुक्ति पदावधि और कार्यकाल, नियुक्ति पदावधि और योग्यता देखी, 17 में हटाना देखा, 18 में सेवा शर्तें देखी। सेवा शर्तों का उल्लेख है, जब वेतन भत्ते और सेवा शर्तें आ जाएंगी वो सारी चीजें यहां उल्लेख है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 319 की। अनुच्छेद 319, अनुच्छेद 319, ठीक है, बोर्ड पर आ जाएगी। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे ना, अध्यक्ष प्लस सदस्य, अध्यक्ष प्लस सदस्य, ये इनके कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात या सेनानिवृत्ति के पश्चात राज्य, केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी पद के पात्र नहीं होंगे। कब की बात कर रहे हैं हम? सेनानिवृत्ति के पश्चात, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति के पश्चात, सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र प्लस राज्य के अधीन कोई पद नहीं, के अधीन कोई पद नहीं, यह बात हमें याद रखनी है। सेवानिवृत्ति के पश्चात अध्यक्ष और सदस्य सभी के लिए लागू है ये, एसपीएससी, यूपीएससी और जेपीएससी, सभी के लिए जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे वो सेवानिवृत्ति के पश्चात ना तो किसी केंद्र के अधीन, ना तो केंद्र के अधीन, ना ही किसी राज्य के अधीन कोई लाभ का पद ग्रहण कर सकते हैं, किसी नियुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, कोई पद प्राप्त नहीं कर सकते, ये बात रखना है। किंतु एक चीज और है, लेकिन निम्नलिखित जगह नियुक्त हो सकते हैं। लेकिन अब यहां पर एक लेकिन लगेगा, लेकिन को देखिए, लेकिन निम्नलिखित जगह नियुक्त हो सकते, हो सकती। अब पहले बात करेंगे हम यूपीएससी की। किसकी बात करेंगे? यूपीएससी। यूपीएससी का अध्यक्ष कहीं नियुक्त नहीं होगा, कहीं नियुक्ति नहीं। सेनानिवृत्ति के बाद की बात करते हैं। सेवा जो निवृत्त हो जाएगा अर्थात उनके कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात उनको कोई पद नहीं मिलेगा राज्य या केंद्र के अधीन, लेकिन कुछ जगह दी गई हैं जहां पर उनकी नियुक्ति हो सकती है। तो यूपीएससी के अध्यक्ष को तो कहीं नियुक्त नहीं किया जाएगा, कहीं नियुक्त नहीं किया जाएगा या नहीं किया जा सकता। हम यूपीएससी की बात करते हैं, ठीक है। बात करें सदस्यों की, तो यूपीएससी के जो सदस्य हैं ना, वो यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। समझ गए? यूपीएससी के बारे में बात करें कि सेवानिवृत्ति के पश्चात यूपीएससी का अध्यक्ष तो कहीं नियुक्त नहीं होगा, लेकिन जो सदस्य है ना यूपीएससी के, वो अध्यक्ष बन सकते हैं यूपीएससी के, ये बात हमें याद रखनी। अब बात करें हम जेपीएसपी या एसपीएससी, आप केवल एसपीएससी को ही समझ लें, क्योंकि जो एसपीएससी के प्रावधान होंगे वही जेपीएससी के हो जाएंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी बात यदि हम करें तो इसका अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष की सुनो। अध्यक्ष क्या हो सकता है? एक तो यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य, पहला पद तो यहां इसकी नियुक्ति हो सकती है। दूसरा, अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, सेवा आयोग का अध्यक्ष, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई? क्लियर? अब बात करते हैं एसपीएससी का सदस्य। सदस्य की बात करें तो ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य होंगे, ये यूपीएससी का
अध्यक्ष और सदस्य दोनों बन सकता है ना, ये बात भी याद रख सकते हैं। ठीक है, दूसरा, उसी राज्य का जो एसपीएससी होगा उसका अध्यक्ष बन सकता है, और दूसरे राज्य के एसपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है, दूसरे राज्य के एसपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। अर्थात उसी पद पर पुनर्नियुक्ति नहीं होगी कि जैसे एसपीएससी का जो सदस्य है वो दूसरे राज्य में जाके सदस्य नहीं बनेगा, वो दूसरे राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ये पूरा का पूरा आपको समझ में आया या नहीं आया, पहले तो आप ये बताइए। अगर समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़े। अब लगभग लोक सेवा आयोग समाप्ति की तरफ है, आगे इतना कोई जोर नहीं पड़ेगा। 15 स्थापना, 16 नियुक्ति पदावधि और योग्यता, 17 हटाना, 18 सेवा शर्तें, 19 सेवानिवृत्ति के पश्चात केंद्र राज्य के अधीन कोई पद नहीं, लेकिन यूपीएससी का अध्यक्ष कहीं नियुक्त नहीं होगा, सदस्य यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। स्टेट पीसीएस का जो अध्यक्ष है वो यूपीएससी का सदस्य बन सकता है, प्लस अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष भी बन सकता है, और यूपीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है। ये जो अध्यक्ष है ये सदस्य भी बन सकता है और अध्यक्ष भी बन सकता है, ये भी आपको याद रखना है। अध्यक्ष भी बन सकता है, तो यहां स्लैश देके अध्यक्ष और लिख लेंगे आप, है ना। अध्यक्ष भी बन सकता है, ये बात हमें याद रखनी है। सदस्य प्लस अध्यक्ष दोनों ना, ये स्लैश देके। अब बात करते हैं आगे। और जो एसपीएससी के सदस्य होंगे वो यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं, किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकते हैं, दूसरे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं, उसी राज्य के बन सकते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 320 की, आर्टिकल 320। अनुच्छेद 320 320 की यदि हम बात करें तो इसमें कार्यों का उल्लेख है, सभी के कार्य हैं, लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख, तो यूपीएससी के कार्यों का उल्लेख है ना, हम यहां यूपीएससी पढ़ रहे हैं, यूपीएससी के कार्यों का उल्लेख, अगर यूपीएससी के कार्यों की बात करें तो इसका जो प्रमुख काम है वो हमें भी पता है, भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करना। पहला तो क्या है, भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाना, भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाना। दूसरा काम क्या है, तो यूपीएससी का दूसरा काम है दो राज्यों को अनुरोध पर भर्ती परीक्षाएं कराना। यदि दो राज्य अनुरोध करें, दो राज्यों के अनुरोध पर भर्ती करवाना, दो राज्यों के अनुरोध पर भर्ती करवाना। और राष्ट्रपति के अनुरोध या राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात यदि किसी राज्य का राज्यपाल अनुरोध करे, राज्यपाल के अनुरोध पर प्लस राष्ट्रपति की स्वीकृति से राज्य लोक सेवा आयोग जो होंगे एसपीएससी उनको सलाह दे सकता है। कुछ काम और भी करता है जिन्हें हम बोलेंगे सलाहकारी अनुशासनात्मक मामले। चौथा काम इनका लिखेंगे सलाहकारी या परामर्श देना। ठीक है, सलाहकारी या परामर्श देना, सलाहकारी में क्या करेगा, ये किस प्रकार की सलाह देगा, भर्ती पद्धति की सलाह देगा, दूसरा देगा ये नियुक्ति पदोन्नति व स्थानांतरण पर सलाह देगा। और तीसरा बात हमें याद रखने, अनुशासनात्मक मामले, इन पर यह सलाह देता है। इसमें जैसे किसी का वेतन रोक दिया गया हो, किसी का कहीं धन की हानि हुई हो उसको पुनः प्राप्त करना हो, निंदा प्रस्ताव को रोकना हो, वेतन वृद्धि को रोकना हो, ये सारे काम इस अनुशासनात्मक मामले में आ जाते हैं। ठीक है, ये था 320। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 321 की। अनुच्छेद 321 क्या कहता है,
एक बात और याद रखना, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने में यूपीएससी, एसपीएससी इनका किसी का कोई हाथ नहीं होता है। नई अखिल भारतीयों को सृजन करने की जिम्मेदारी राज्यसभा की होती है। ये हमने पता है, राज्यसभा का विशेषाधिकार है अनुच्छेद 312 के तहत, वो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। तो उसमें यूपीएससी का कोई लेना देना नहीं है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने में। अनुच्छेद 321 की बात करें, संसद यूपीएससी को अतिरिक्त काम, यूपीएससी को अतिरिक्त कार्य सौंपना। तो यूपीएससी को अतिरिक्त कार्य कौन सौंपेगी? तो संसद सौंपेगी। यह अनुच्छेद 321 कहता है संसद सौंपेगी यूपीएससी को अतिरिक्त कार्य। इसके अलावा यदि बात करें एसपीएससी को अतिरिक्त कार्य देने हो, एसपीएससी को अतिरिक्त कार्य, तो राज्य विधानमंडल सौंपेगी अतिरिक्त कार्य। यदि एसपीएससी को अतिरिक्त कार्य देना हो तो राज्य विधानमंडल देगा। यह अनुच्छेद 322-21 था। अब बात करते हैं अनुच्छेद 322 की। अनुच्छेद 322 यूपीएससी के खर्चे, यूपीएससी के जो खर्चे होंगे, आयोग के खर्चे, यूपीएससी के खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित, भारत की संचित निधि पर भारित। अब आप मुझे एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संचित निधि का उल्लेख है? यह आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं आपको अगली क्लास में दूंगा। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में संचित निधि का उल्लेख किया गया है, यह आपको मुझे बताना है। इसके बाद बात करें तो एसपीएससी के जो खर्चे हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो खर्चे हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित है। राज्य की संचित निधि पर भारित, राज्य की संचित निधि पर भारित, ये बात भी हमें याद रखनी है। यह अनुच्छेद 322 हो गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 323 की। अनुच्छेद 323, यदि अनुच्छेद 323 की हम बात करें, वार्षिक रिपोर्ट या वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन की वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपता है? तो यदि यूपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट की बात करें तो यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट दी जाती है राष्ट्रपति। और अगर स्टेट पीएससी की बात करें, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, तो वो राज्यपाल को सौंपेगा। ये बात हमें याद रखनी है ना, राज्यपाल। हो गया, ये था यूपीएससी। वर्तमान में यदि हम जानना चाहें तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष यूपीएससी तो डॉक्टर अजय कुमार है। डॉक्टर अजय कुमार, ये बात हमें याद रखनी है। डॉक्टर अजय कुमार वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। अब एक बार हम इसका रिवीजन कर लें। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। अनुच्छेद 315 में क्या बताया गया? स्थापना में क्या बताया? स्थापना में बताया कि केंद्र पर यूपीएससी और राज्य पर एसपीएससी, और 2 राज्य रिक्वेस्ट करें तो जेपीएसपी, ये बताया। 316 में नियुक्ति, पदावधि का और योग्यता। यहां तो क्या है? आधे सदस्य 10 वर्ष का अनुभव, आधे 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव, ठीक है। ये तो अभी मैंने समझाया, आपको याद ही होगा। पदावधि यूपीएससी 6+65, एसपीएससी 6+62 और जेपीएसपी 6+62, ठीक है। नियुक्ति यूपीएससी राष्ट्रपति
एसपीएससी राज्यपाल और जेपीएसपी राष्ट्रपति। समझ गए? ये 316 था। 317 में क्या था? हटाना। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। तीनों ही जगह पर राष्ट्रपति हटाएगा। अब इसमें जो प्रावधान थे वो सारे मैंने आपको वहां बता दिए। 318 सेवा शर्तें। 319 अनुच्छेद 319 क्या कह रहा था? सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद नहीं, के बाद पद नहीं। इसमें कुछ कंडीशंस थी, वो हमने वहीं डिस्कस कर ली। 320 कार्य। 321 यूपीएससी को संसद और एसपीएससी को राज्य विधानमंडल अतिरिक्त काम दे सकती है। यही था। आगे बात करें। 322 खर्चे। यूपीएससी के भारत की संचित निधि पर और आरपीएससी या एसपीएससी के राज्य की संचित निधि पर। 323 वार्षिक प्रतिवेदन। वार्षिक प्रतिवेदन। यह था पूरा का पूरा संघ लोक सेवा आयोग। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले आयोग के साथ जल्दी ही। थैंक यू, धन्यवाद।